Hi everyone, welcome to my channel and this is Pratma सिंह। गाइस आज हम अगेन कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्नों के साथ साथ में इस प्रैक्टिस में ही थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। तो ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो सारे प्रैक्टिस वीडियोस को अवेल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से प्रैक्टिस वीडियो की अलग लिस्ट, सेपरेट लिस्ट हमने लगा रखी है और कोर्स वीडियोस की एक अलग लिस्ट बना करके लगा रखी है। तो आप वहाँ से सारे वीडियोस अवेल कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नवीन निर्भरता, न्यू डिपेंडेंसी अधिक महत्व देती है? जो ऑप्शन है आपके सामने, अल्प विकास के प्रमुख कारण के रूप में अधिशेष प्राप्ति, या विकासशील देशों में भूमि खानों तथा मानव शक्ति द्वारा संपूरित होती हुई व्यापार के एकाधिकार को, जो ये कंप्लीटेड मोनो होती है, संपूरित यानी कंप्लीटेड, ये मानव शक्ति द्वारा कंप्लीटेड ये एकाधिकार मोनोपोली को, इसको, या प्राधान्य केंद्र द्वारा पूंजीवादी प्रधानता को। प्रधान केंद्र यानी कि हेजीमोनिस्टिक सेंटर्स का डोमिनेशन की बात करता है, या बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश इसको प्रधानता देता है। किसको जो है अधिक महत्व देता है? जो नवीन निर्भरता है ये किसको ज़्यादा जो है महत्व देती है? तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश। क्योंकि जो ये बहुराष्ट्रीय निगम कह लें या नव उपनिवेशवाद भी आप इसको कह सकते हैं, ये क्या होता है कि नवीन निर्भरता की रणनीति का ये जीता जागता उदाहरण है, प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि ये जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं, इनके आगमन से, यानी कि जिस देश में ये पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बुनियादी ढांचे का जो है बुनियादी ढांचा, रोजगार के अवसरों का ये ढांचा विकसित होता है। तो लोग इसके जो देश होते हैं, तो इन कंपनियों को अपने यहाँ लाने के लिए आकर्षित करते रहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। तो और वहाँ का एक प्रकार से आर्थिक ढांचे को विकास के तरफ ले जाते हैं। तो यही अधिक, इसी को जो है अधिक महत्व देते हैं नवीन निर्भरता। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला है, विशिष्ट वर्ग के संचरण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, यानी कि जो इनका विस्तारण है विशिष्ट वर्ग के, इसमें जो है संचरण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। कौन सी संचरण की अवधारणा का प्रयोग किया है? किसने? विशिष्ट वर्ग के संचरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? गायतनो मोस्का ने किया है, या विल्फ्रेडो पेरेटो ने किया है, या रॉबर्ट निकोलस ने किया है, या मैक्स वेबर ने किया है? तो जो विशिष्ट वर्ग के संचरण की अवधारणा का प्रयोग विल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा किया है, क्योंकि ये कहते हैं कि गैर सत्तारूढ़ जो है, ये जो सत्ता, इनके अनुसार क्या होता है कि जो सत्ता होती है वो विशिष्ट वर्ग में ही होती है। जो गैर सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग होता है वो क्या करता है कि कालांतर में, यानी कि कुछ समय बाद, सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग को सत्ता से हटा करके स्वयं सत्ता में काबिज हो जाता है। और यही प्रक्रिया जो है बार बार निरंतर चलती रहती है। और इसमें होता क्या है कि ये विशिष्ट वर्ग ही जो है सत्ता में रहते हैं, जनसाधारण स्वयं कभी सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ये इसमें जो है इस अवधारणा में इन्होंने ये बताया है, विल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा ये अवधारणा का प्रयोग किया गया है। विशिष्ट वर्ग के संचरण, सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स की अवधारणा का प्रयोग जो है विल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इमैनुअल बेलेनस्टीन के कार्य का प्रमुख लक्षण है क्या है? विश्वतंत्र है, राष्ट्र है, प्रादेशिक तंत्र है, या अल्प विकास है? तो ये जो है इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि जो इमैनुअल बेलेनस्टीन
बेलेस्टीन हैं। इनके कार्य का प्रमुख लक्षण है विश्वतंत्र, वर्ल्ड सिस्टम जो है ये है प्रमुख लक्षण। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बड़े नगर में राजनीतिक यंत्र, पॉलिटिकल, जैसे पॉलिटिकल मशीन कह सकते हैं आप, राजनीतिक यंत्र की रॉबर्ट मर्टन की संकल्पना संबंधित है। किससे संबंधित है? तुलनात्मक विश्लेषण में, या संरचनात्मक वाद से, या व्यवहारवाद से, या प्रकारवाद से। तो जो किसी बड़े नगर में राजनीतिक यंत्र की जो है रॉबर्ट मर्टन की संकल्पना संबंधित है प्रकारवाद से। फंक्शनलिज्म, जिसको इंग्लिश में फंक्शनलिज्म बोलते हैं, इससे संबंधित है। किसके? रॉबर्ट मर्टन की संकल्पना किसी बड़े नगर में राजनीतिक यंत्र से यही समझते हैं प्रकारवाद से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है क्विंसी राइट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवाद के अनुक्रमिक चरणों को इंगित करता है? ऑप्शन है मध्यकालीन राजतंत्री क्रांतिकारी उदार सर्वाधिकारी, या मध्यकालीन क्रांतिकारी राजतंत्री सर्वाधिकारवादी उदार, या मध्यकालीन राजतंत्री सर्वाधिकारवाद और उदार क्रांतिकारी, या राजतंत्री मध्यकालीन क्रांतिकारी सर्वाधिकारवादी उदार। तो क्विंसी राइट के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्यकालीन राजतंत्री क्रांतिकारी उदार सर्वाधिकारवादी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सूचियों के दिए गए जो नीचे दिए गए कूट है उसका प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखते हैं सी राइट मिल्स और व्लादिमीर लेनिन, गायतनो मोस्का, रॉबर्ट माइकल्स। तो ये कौन किससे है? सी राइट मिल्स का क्या हो जाएगा? सी राइट मिल्स का हो जाएगा द पावर इलीट, 4 हो जाएगा यहाँ पर 4। और व्लादिमीर लेनिन का हो जाएगा द वेनगार्ड पार्टी, इसको वेनगार्ड, यहाँ वेन होना चाहिए, वाह होना चाहिए, वेनगार्ड पार्टी। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये लेनिन, जो लेनिन महोदय थे इनके द्वारा दिया गया था। यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसमें दिया गया क्या गया था कि जितने भी जो दल होते हैं उसमें जो है बुद्धिजीवियों के द्वारा उसको संचालित किया जाना चाहिए। तो वही बात इसमें कही गई है कि वेनगार्ड पार्टी जो पार्टी होती है, तो उस पार्टी का यानी कि उस वेन का जो गार्ड होना चाहिए वो बुद्धिजीवी होना चाहिए, ताकि वो उसका संचालन अच्छे से हो सके। ये सब बातें इसमें कही गई हैं। तो ये 3 हो गया। और जो है गायतनो मोस्का क्या करते हैं? ये इनके हो जाएगा द रूलिंग पार्टी, यहाँ पर हो जाएगा 2। और रॉबर्ट माइकल्स क्या कहते हैं? रॉबर्ट माइकल्स से संबंधित है ओपन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो ये हो जाएगा 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 धारणा को सूची 2 चिंतक के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही आंसर आपको चुनना है। देखते हैं। ये पहला है उपयोगिता, दूसरा है प्राधान्य, तीसरा है प्रतिनिधित्व। और पहला यहाँ पर है मेडिसन है, ये बेंथम है और ग्रामशी। तो उपयोगिता जो यूटिलिटी है ये तो आप सभी को पता होगा, ये बेंथम, ये जो है बेंथम के द्वारा दिया गया, तो हम यहाँ पर पहले 2 कर लेते हैं इसको। प्राधान्य क्या है? ग्रामशी जो है ये ग्रामशी के द्वारा दिया गया, क्योंकि ग्रामशी ने राज्य को आधार एवं अधिसंरचना में बांटा था, और जो स्कूल, चर्च और ये परिवार वगैरह होते हैं इनको बोला कि ये ज़्यादा अधिसंरचना के ज़्यादा करीब होते हैं, और क्योंकि इसमें विचार होते हैं, जो क्या होता है, विचार विमर्श का आदान प्रदान होता है, और इनके द्वारा ही जो है विशिष्ट वर्ग या फिर जो एक डोमिनेंट वर्ग होता है वो लोगों पर अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करता है।
तो ये उसको जो है प्राधान्य हेजिमनी के रूप में ऐसे मानते हैं कि यही सब जो है मेन कारण है प्रभुत्व स्थापित करने का, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ग्रामसी के विचारों से संबंधित हो जाता है। कौन सा? प्राधान्य हेजिमनी। और जो प्रतिनिधित्व है ये मेडिसिन यानी कि थर्ड हो, मेडिसिन यहाँ पहला, प्रतिनिधित्व यहाँ पहला हो जाएगा। तो किस में है? 2, 3, 1, 2, 3, 1। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर सही हो रहा है, 2, 3, 1। अगर हम इनकी बात करें बेंथम, तो बेंथम ने कौन सा, इनकी अपनी एक पुस्तक होती है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ माइल्स एंड लेजिस्लेशन। इसमें इन्होंने कहा कि जो समाज है, संपूर्ण समाज को ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख पहुंचा सके। वही जो है सर्वोपरि सिद्धांत है, यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख उसका जो है सिद्धांत होना चाहिए, उसका प्रिंसिपल होना चाहिए। यानी कि जब कोई सरकार और समाज किसी नीति का निर्माण कर रही है तो उसका सिद्धांत क्या होना चाहिए? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो ये जो है बेंथम के द्वारा बोला गया था। जबकि ग्रामसी के अनुसार आधुनिक बुर्जुआ जो है समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत सांसक वर्गों का प्राधान्य है, जो कि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सर्वोच्चता में व्यक्त होता है। वही बात मैंने बताई कि जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ये सब चीज़ें किससे कहाँ संबंधित होती हैं? स्कूल, परिवार में तो हमें यही सिखाते हैं कि कैसे संस्कृत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाना है। जो है अपने बच्चों को यही अपने संस्कार, संस्कृति ये सब सिखाते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सारी चीज़ें हस्तांतरित की जाती हैं। और स्कूल में क्या हो जाता है? पढ़ाया जाता है। तो जो अध्यात्म और सांस्कृतिक सर्वोच्चता में व्यक्त होता है इनका प्राधान्य। किसका प्राधान्य? जो आधुनिक जो बुर्जुआ समाज है इसकी दृढ़ता का मुख्य स्रोत क्या है? शासक वर्गों का प्राधान्य, जो कि किससे संबंधित है? आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सर्वोच्चता। और इसको और डेप्थ में जाकर देखो तो ये कहाँ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चीज़ें कहाँ रिलेट होती हैं? स्कूल, परिवार, चर्च और इन्हीं सब चीज़ों में जो है ये सब चीज़ें संबंधित होती, क्योंकि यही वो सोर्स हैं जहाँ से जो ये हस्तांतरित होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए। तो ये बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट है। तो ग्रामसी को जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो रिलेट कर लिया होगा उसने, और जिसने नहीं पढ़ा तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप यहाँ से रिलेट कर लीजिए और ध्यान रखिए इसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, यस दे दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऐसा रूप जो राष्ट्र के पुनर्जनन पर मुख्यतः बल देता है, रीजनरेशन पर जो मुख्यतः बल देता है, तो वो कौन सा है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऐसा रूप एक पृथक राजनीतिक समुदाय के रूप में, या एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में, या एक आधुनिक राज्य के रूप में, या एक कृत्रिम राज्य के रूप में, किसमें जो है ये करता है? तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऐसा रूप जो राष्ट्र के पुनर्जनन पर मुख्यतः बल देता है, तो वो है एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में। अ डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन, ये अलग है, इसमें जुड़ा हुआ नहीं, अलग है ये। अ डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि सूची 1 नेतागण को सूची 2 आंदोलन के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें सही उत्तर चुनने के लिए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए आ गया सारा। एएस डांगे, ए.के. गोपालन, चारू मजूमदार, गोदावरी परुलेकर। तो यहाँ पर है कृषक आंदोलन, यहाँ हो जाएगा श्रमिक वर्ग आंदोलन, सशस्त्र क्रांति और जनजाति आंदोलन। तो देखते हैं जो ए.के. डांगे है ये किससे संबंधित है? ए.के. डांगे किससे संबंधित है? तो श्रमिक वर्ग आंदोलन से संबंधित है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ए.के. डांगे थे ये क्या था 1927 में जो इन्होंने एक संगठन का गठन किया गया था, वर्क्स एंड पीजेंट्स पीजेंट्स नामक एक जो है
संगठन का गठन किया गया था, उसमें जो है ये प्रमुख नेताओं में से एक थे, A.K. डांगे, और ये श्रमिक आंदोलन से संबंधित हैं। और अगर हम A.K. गोपालन को देखें तो A.K. गोपालन जो है कृषक आंदोलन से संबंधित हैं। और चारू मजूमदार किससे संबंधित हैं? चारू मजूमदार जो है इन्होंने सशस्त्र क्रांति की थी। कहाँ पर की थी? ये नक्सलवादी जो आंदोलन था, ये इसके जो है नेता थे। तो इन्होंने वहाँ पर सशस्त्र आंदोलन किया था, नक्सलवादियों के साथ मिलकर के ये उसके नेता थे, अगुवाई कर रहे थे उस आंदोलन की। तो यहाँ पर सशस्त्र आंदोलन 3 हो जाएगा। और गोदावरी परुलेकर हैं, ये जनजाति आंदोलन से संबंधित है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी की दृष्टि से स्वराज का अर्थ था स्वयं शासन, विधि का शासन, नैतिक दृष्टि से अच्छे व्यक्तियों द्वारा शासन, सबके शुभ का अनुसरण। तो क्या था? तो गांधी जो है वो मानते थे कि स्वयं मतलब आत्मसंयम हो। स्वराज से वो आत्मसंयम का पर्याय मानते थे कि स्वराज क्या है? आत्मसंयम है, अपने ऊपर संयम हो, और ऐसा संयम हो जो कि व्यक्ति को सचरित्र मतलब अच्छे चरित्र वाला और महान बनाए, और समाज की उन्नति एवं कल्याण में महत्वपूर्ण योग देने के उसको सामर्थ्य बनाए। तो उनकी दृष्टि से अगर हम जाकर देखें तो सबके शुभ का अनुसरण, यानी कि ऐसा आचरण करें हम, ऐसा अपने ऊपर इतना हमारा स्वशासन होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए कि जिसमें हम सिर्फ अपने स्वार्थ को ना देख करके बल्कि पूरे समाज के शुभ के लिए सोच सकें। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन गांधी से संबंधित है। गांधी जी की दृष्टि में भारत में अस्पृश्यता की बुराई को दूर करने में प्राथमिक उत्तरदायित्व है किसका है? उच्च जाति के हिंदुओं का, भारतीय राष्ट्र का, स्वयं अस्पृश्यों का, या भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व का। तो जो गांधी जी की दृष्टि में अस्पृश्यता की बुराई को दूर करने में प्राथमिक उत्तरदायित्व इन्होंने माना था, तो उच्च जाति के हिंदुओं का ही माना था। इनका कहना था कि विभिन्न लेखों में यही लिखते रहते थे कि जो है हिंदुओं ने, उच्च जाति के हिंदुओं ने बहुत अत्याचार किए हैं इन पे, अस्पृश्यों पर, या जो जिसको हम दलित बोलते हैं। तो अब इन्हीं की जिम्मेदारी, यानी कि उच्च जाति के जो हिंदू हैं इन्हीं की जिम्मेदारी है कि अपना जो करनी का जो इन्होंने किया है उसका पश्चाताप करके और दलितों पर ये इस बुराई को दूर करने में आगे आए और अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, ऐसा इनका मानना था। सूची 1 सिद्धांतवादी और सूची 2 धारणा के साथ सुमेलित कीजिए और कोड का प्रयोग कर सही आंसर का उत्तर दीजिए। क्या है ऑप्शन आपके सामने? सिद्धांतवादी में दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश है, जबकि धारणा में है न्यासिता, संपूर्ण क्रांति, अपवहन सिद्धांत और अंतरराष्ट्रवाद। तो अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये हो जाएगा इनका ड्रेन थ्योरी, ये ड्रेन थ्योरी से संबंधित है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। महात्मा गांधी की बात करें तो ये न्यासिता के सिद्धांत से संबंधित है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रवाद से संबंधित है, 4 आ जाएगा। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो संपूर्ण क्रांति से संबंधित है, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने क्या कहते हैं, अपवहन का सिद्धांत है क्या, वो आप देख लीजिए। कि ये कहते हैं कि जब ये भारतीय पूंजी व संपत्ति के भारत के निकास की बात सबसे पहले क्या किया था, दादा भाई नौरोजी ने ही बताई थी कि जो ये विदेशी हैं, यानी कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं, ये भारत से धन की निकासी कर रहे हैं। और 1867 में उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, यानी कि ये बात सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने नोटिस की थी कि जो है ये ब्रिटिश धन निकासी का काम कर रहा है। तो इसे जो है अपवहन का सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी इन्होंने कहा। न्यासिता का सिद्धांत क्या है, जो कि गांधी जी के द्वारा दिया गया है। ये गांधी जी का मतलब ये कहते हैं कि पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन की मांग करता है ये सिद्धांत, और ये कहता है कि जो भी उनके पास संपत्ति है उसका एक संपूर्ण समाज की धरोहर मानकर उसका प्रयोग करें, केवल लोक कल्याण के लिए उसका प्रयोग करें, निजी लाभ के लिए ना करें। निजी लाभ के लिए बस मतलब निजी में उतना ही करें जितना कि ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सारी संपत्ति को निजी लाभ के लिए फालतू में उड़ाए जाएं, उसको लोक कल्याण के लिए प्रयोग करने के लिए बताया है। तो और सामान्य हित में
सामान्य हित को विचार को बढ़ावा दिया है। तो ये गांधी जी का न्यायिकता का सिद्धांत हो जाता है। और जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोगों को पता है कि इन्होंने बिहार के पटना से जो है इन्होंने संपूर्ण क्रांति का क्या उद्घोषणा की थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रवाद से संबंधित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा 3142 सी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए आंदोलनों का सही कालानुक्रम चुनिए। जो आंदोलन है उनका ऑर्डर में लगाना है, देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। 3 आंदोलन की बात हो रही है। अब इसका है दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें जो है आपको सबको पता होगा कि जो है असहयोग आंदोलन सबसे पहले होता है। कब होता है असहयोग आंदोलन? सबसे पहले होता है कब होता है? 1920 में। और अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? ये होता है 1930 में होता है। यदि हम भारत छोड़ो की बात करें तो ये कब होता है? 1942 में होता है। और असहयोग आंदोलन कब होता है? ये होता है 1920 में होता है। तो ये ऑप्शन ए ही जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही क्रम में लगा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्धांतवादी को सूची 2 के साथ जो सूची 1 है सिद्धांतवादी की है और सूची 2 क्या है? उनके विचारों की है। इनको सुमेलित करें और कोड का प्रयोग करके सही आंसर आपको चुनना है। क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, आइजा बर्लिन, ये आई शॉर्ट में दिया है तो आइजा बर्लिन इनको बोल सकते हैं, जॉन लॉक। और क्या है? विसंबंधन का सिद्धांत विचार, जैसे एलिनेशन भी बोल सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, क्योंकि ये हिंदी थोड़ा टफ है तो यहाँ पर हमने इंग्लिश डाल रखी है, एलिएशन। और महिलाओं के लिए समता, सहिष्णुता। तो जो है आपको बताना है इसमें कौन किससे जो है संबंधित है। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल जो पहला है ये किससे संबंधित है? महिलाओं के समता के अधिकार से ये संबंधित है। इन्होंने बहुत ज़्यादा महिलाओं के अधिकारों के लिए जो है इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी जब ये सांसद थे। तो और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इनकी जो ऑन लिबर्टी में भी इन्होंने इसी तरह के विचार जो है रखे हैं। जो है ये पुरुष और स्त्री की अधीनता न केवल अपने आप में अनुचित, ये जो पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता को स्वीकारते नहीं थे, ये इसको अनुचित मानते थे और मानव जाति की उन्नति के मार्ग में मुख्य बाधा भी मानते थे, जो कि सच भी है। जब आधी जनसंख्या किसी के अधीन रहेगी, स्त्रियों की आधी जनसंख्या है, कहीं किसी भी समाज में देख लीजिए लगभग आधी जनसंख्या तो होती ही है, अगर वो किसी के अधीन है, वो अपना स्वविवेक से और स्वाभिमान से नहीं जी पा रही है, तो उस समाज की उन्नति कैसे हो सकती है। तो जो है इन्होंने माना था कि प्रगति, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए स्त्री और पुरुष को पूर्ण रूप से समान जो है मानना चाहिए, समानता देनी चाहिए, ये इनका जो है मानना था जॉन स्टुअर्ट मिल का। तो ये हो गया 3। कार्ल मार्क्स का विसंबंधन का अधिकार, जैसे एलिनेशन या परायपन का सिद्धांत, ये 3 चीज़ें हैं, मतलब 2 चीज़ें हैं। विसंबंधन भी आ सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, विसंबंधन और परायपन का सिद्धांत, ये 2 जो है एक ही चीज़ें हैं। इसमें ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है प्रकृति से कट गया है, परिवार से कट गया है, समाज से कट गया है, अपने आप से कट गया है, तो वो एक एलिनेशन की स्टेज की का वर्णन करते हैं। तो ये मार्क्स से संबंधित है, 1 हो जाएगा यहाँ पर। और आइजा बर्लिन ने जो है स्वतंत्रता को 2 घटकों में विभक्त किया था, यानी कि डिवाइड किया था, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये 2 आइजा बर्लिन से संबंधित हो जाएगा। और जॉन लॉक क्या कहते हैं? सहिष्णुता से संबंधित है। ये कहते हैं कि एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति टॉलरेंस की भावना होनी चाहिए। और कुछ कास्ट को जो है इन्होंने कहा था कि ये कास्ट को इन जो है ये जो जातियां हैं
या धर्म हैं, कुछ कुछ धर्म को बहुत कट्टर बताया था इन्होंने, तो बोला था कि इनको समाज से देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो है धर्म के प्रति, ये अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं, दूसरे धर्म को ये टॉलरेट नहीं करते हैं और जो है देश में अशांति पैदा करते हैं। ये सब इनकी जो है सहिष्णुता पर इन्होंने जो है इनके विचार थे जॉन लॉक के। तो ये हो जाएगा 4, 3124 ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वही अनुच्छेद 1 है जो उपबंध है, प्रावधान है, और सूची 2 मतलब सूची 1 प्रावधानों से संबंधित है, सूची 2 भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है उनसे संबंधित है, और इन दोनों को आपको क्या करना, सम्मिलित करना है और कूट का प्रयोग करना है। तो पहला है धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, तो ये है। दूसरा है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तीसरा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। चौथा है अस्पृश्यता का अंत। तो जो पहला है ये आ जाएगा अनुच्छेद 15 यानी कि 2 में आ जाएगा। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो ये आ जाएगा 24 अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और अस्पृश्यता का अंत ये आ जाएगा 17 के अंतर्गत। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 17 तो है, बट ये नंबर कौन सा है, बट नंबर 4 है। ओके, नंबर 4 है। यहाँ कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, जिसमें कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कहा गया है। इसमें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे गिरफ्तारी का कारण उसको बताना होगा। दूसरा, उसे अपने पसंद के वकील से मिलने दिया जाएगा ताकि वो अपनी रक्षा के लिए उपाय कर सके। और जो इसी के 22 के दूसरे भाग 2 में कहा जाता है, सबसेक्शन 2 में कहा जाता है 22 में ही, कि गिरफ्तारी जो है गिरफ्तार व्यक्ति के गिरफ्तारी के समय से आवश्यक खर्च हुए समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, ऐसा भी इन्होंने बोला है। और इसी के सबसेक्शन 3 में चलो छोड़ो, इतना लंबा आप मत करो, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो कि 22 में जो है निवारक निरोध के लिए इसमें वकील यानी कि मनपसंद अपनी रक्षा के लिए वकील से बात करने दिया जाएगा और गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। और 24 घंटे के अंतर्गत सबसेक्शन 2 में आएगा ये कि 24 घंटे के अंदर किसी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वो समझ सके, देख सके कि गिरफ्तारी उचित है या अनुचित है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर 2314 बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो रहा है, बी। और संविधान के जो अगर हम बात करें कि जो ये है धर्म, मूल, वंश, जाति, ये सब कहाँ आता है, तो ये क्या होता है कि 14 से 18 के बीच में हमें जो है समता का अधिकार दिया गया है। तो उसी के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, आपका ये अनुच्छेद 17 आ जाएगा और अनुच्छेद 15 आ जाएगा, यानी कि ये विभेद का मामला आ जाएगा और अस्पृश्यता का मामला, ये दोनों आ जाएंगे समता के अधिकार के अंतर्गत, जो कि कहाँ है 14 से 18 के बीच में पड़ता है। और 18 अगर माने तो 18 में क्या है कि जो पदवियों की रोक दी, मतलब पदवी जो है किसी को नहीं दी जाएंगी, शिक्षा और इसमें सैनिक को छोड़ करके, डिफेंस और शिक्षा में छोड़कर, एजुकेशन छोड़कर पदवियां देना बंद कर दिया गया है। ये सारी बातें होती हैं। और ये अनुच्छेद जो 24 है तो ये किसके अंतर्गत आएगा, जो अनुच्छेद 23 और 24 है ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो है इसमें मिलते हैं 23 और 24 में, जबकि 19 से 22 में स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हमें मिलते हैं। ये सारे अधिकार जो है मिलते हैं। तो आई थिंक ये समता का अधिकार हो जाएगा, आपका क्षमता का अधिकार हो जाएगा 14 से 18 और 19 से 22 हो जाएगा। 19 से 22 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा।
इसमें आ जाते हैं। और 19 से ये स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। और शोषण के विरुद्ध में, अगर हम शोषण के विरुद्ध बात करते हैं तो ये आ जाएगा किसमें, 23 और 24 में, जो कि 24 आपका यहाँ पर दिया भी गया है, 23 एंड 24 में आ जाएगा। और 25 से 28 में संस्कृत शिक्षा संबंधी ये सारे आ जाएंगे, जो है 25 से 28। तो शिक्षा, संस्कृत, इन सब के बारे में बात कही गई कि अपना जो है ये सारे अधिकार इसके बीच में आ जाते हैं। और जो है 29-30 में क्या आ जाता है, 29-30 में शिक्षा और ये आ जाता है, क्या बोलते हैं, शिक्षा संबंधी अधिकार आ जाएंगे आपके 29-30 में। 29 और 30 में शिक्षा संबंधी अधिकार आ जाएंगे। 32 आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाएगा। और 25 और 28 में इसमें क्या, धर्म की स्वतंत्रता आएगी। अगेन फिर हमने यहाँ पर कुछ और लिख दिया है, इसमें आएगी धर्म से संबंधित चीज़ें आ जाएंगी, धर्म से संबंधित जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो सारी आ जाएंगी। एक बार इसको देख लेते हैं। समता का अधिकार 14-18 के अंतर्गत आएगा, 14 से 18 के अंतर्गत आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के अंतर्गत आएगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के अंतर्गत आ जाएगा। और जो धार्मिक स्वतंत्रताएं मिली हैं ये 25 से 28 के बीच में आ जाएगा। और संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी जो स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी, तो ये 29 और 30 के बीच में के अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंतर्गत आ जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में आएगा, 32 के अंतर्गत आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, यहाँ पर बी है ऑप्शन, राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि 1920 ईस्वी के उत्तरोत्तर काल तथा उससे पहले अवधि के भारतीय क्रांतिकारी उग्रवादियों में अंतर का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। संपूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य, गुप्त संस्थाओं द्वारा कार्यवाही, हिंसा के प्रयोग की सीमा, क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा का अधिग्रहण, कौन सा था। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो 19 से 20 के उत्तरोत्तर काल में ये जो उग्रवादी थे, भारतीय क्रांतिकारी उग्रवादियों में अंतर यही था कि वो एक क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा को लेते जा रहे थे, मतलब उसको स्वीकार करते जा रहे थे। और ये समझते थे कि ऐसा समाज हो जहाँ पर शोषण ना हो, और क्रांतियों पर विश्वास करने लगे थे। और उनका मानना था कि जनता ही जनता के लिए क्रांति कर सकती है और चीज़ों को चेंज कर सकती है। अगला देखते हैं। ग्रेन्यूल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का अंतःकरण है। भारतीय संविधान का अंतःकरण ग्रेन्यूल ऑस्टिन के अनुसार किसे माना गया है। तो क्या है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजकीय नीति, निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, कौन कौन से माने गए हैं। तो ग्रेन्यूल ऑस्टिन के अनुसार माना गया है, प्रस्तावना भी मानी गई, मौलिक अधिकार माना गया है और राजकीय नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनको माना गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है ब्रिटिश शासन काल में भारत में संवैधानिक विकास, जो ब्रिटिश शासन काल में भारत में संवैधानिक विकास, एक सूची इसकी है। दूसरी सूची है अधिनियम और सुधार के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आज हम छोड़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन नहीं है। खेड़ा आंदोलन, ताबलीद आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन या तेभागा आंदोलन। तो जो है खेड़ा आंदोलन भी किसान से संबंधित है और तेलंगाना, तेभागा ये सभी जो हैं किसान से संबंधित आंदोलन है। लेकिन जो ताबलीद आंदोलन है ये मुसलमानों से संबंधित आंदोलन था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है नहीं।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि अनुच्छेद 360 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया गया है, तब उसकी उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकती है या परिवर्तित की जा सकती है। तो ये सेंटेंस सही है। इसमें ये वित्तीय आपात की बात हो रही है यहाँ पर। और दूसरा क्या है, 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। तो ये भी जो है वाक्य सही है। इसलिए यहाँ पर दोनों वाक्य सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वित्तीय आपात की उद्घोषणा सामान्यतः 2 मास के लिए ही होती है और उस अवधि के मतलब समाप्त होने से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या किया जाए कि उसको स्वीकृत अनुमोदित कर दिया जाए। तो और राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि उद्घोषणा के पश्चात किसी भी समय उसको वापस भी ले सकता है। तो ये दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी सेंटेंस के जो हैं ये सही नहीं दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? याचिका समिति, स्थायी जांच समिति या सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति, स्थायी सर्वेक्षण समिति। ये जो हैं समितियां हैं यहाँ पर स्थायी सर्वेक्षण समिति और अधीनस्थ विधि निर्माण समिति, स्थायी जांच समिति या विधेयकों पर प्रवर, यहाँ प्रवर होगा, विधेयकों पर प्रवर एवं संयुक्त समितियाँ, तदर्थ समिति। तो कौन सा इसमें से जो है सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं पूछ रहा है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है अधीनस्थ विधान समिति जांच समिति ना होकर छानबीन समिति है। जो अधीनस्थ विधान समिति है, विधि या विधान कोई भी जो अधीनस्थ विधि समिति है ये स्थायी समिति नहीं है। ये क्या है? छानबीन समिति है। छानबीन समिति, ये छानबीन समिति है जो करती क्या है कि इसका जो मुख्य कार्य है कि इस बारे में छानबीन करना कि जो सदन को प्रतिवेदन देना है या संविधान द्वारा जो प्रदत्त या संसद द्वारा संविधि के माध्यम से प्रत्यायोजित नियम जो बनाए जाते हैं उन सब में जो है ये जो शक्तियाँ हैं, प्रत्यायोजित शक्तियाँ हैं, तो ये इनको दायरे में रहकर प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इन सारी बातों की छानबीन करती है कौन सी? अधीनस्थ विधि निर्माण समिति, जिसे छानबीन समिति के नाम से भी जानते हैं साधारण भाषा में। तो ये स्थायी समिति यहाँ पर नहीं होगा, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी जो याचिका समिति है ये स्थायी जांच समिति है, ठीक है। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति है तो ये स्थायी सर्वेक्षण समिति हो गई। और विधेयकों पर प्रवर एवं संयुक्त समितियाँ ये तदर्थ समिति हो गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय समाज में कमजोर वर्गों से संबंधित दिए गए आयोगों के गठनों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने। काका साहेब कालेकर आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, मंडल आयोग। अगला है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, काका साहब कालेकर आयोग और मंडल आयोग। अगला है काका साहब कालेकर आयोग, मंडल आयोग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा अल्पसंख्यकों के लिए आयोग। अगला है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, मंडल आयोग, काका साहब कालेकर आयोग या अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। काका साहब कालेकर आयोग, उसके बाद मंडल आयोग, फिर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये इसका सही कालानुक्रम है, यानी कि सही ऑर्डर है कि जब जब ये गठित की गई थी। तो काका साहब कालेकर आयोग लगभग 19 जो है 53 में इसका शायद गठन किया गया था और 55 ने इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। जबकि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए
ये जो है शायद 1990 के आसपास इसका भी गठन किया गया था। मंडल आयोग का ये किया गया था 1989 के आसपास शायद इसका भी गठन किया गया था। ये सब इसके कालानुक्रम हैं। अगर आप इनको सर्च करेंगे नेट पर तो सही डेट वहाँ पर आ जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 जो कि मौलिक अधिकार है, सूची 2 जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, इनको सुमेलित करना है और कोड का प्रयोग करना है। तो समता का अधिकार, स्वातंत्र्य अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो और यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 13। तो समता का अधिकार किस में आ जाता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो ये आ जाएगा 14 से 18 के बीच में, यहाँ पर 1 कर देते हैं। और ये स्वतंत्र अधिकार कहाँ आ जाएगा, ये 19 में आ जाएगा, अनुच्छेद 19 में आ जाएगा, तो यहाँ 4 कर देते हैं। और अगला क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अभी हमने बात की थी, ये 25 से 28 के बीच में आएगा, तो 2 यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 के अंतर्गत आएगा, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 3 कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 1423 ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो रहा है, 1423 ये ऑप्शन सही हो रहा है। और अगर हम अनुच्छेद 13 की बात करें तो ये क्या कहता है, जो अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान में मूल अधिकारों को जो है क्या किया था कि 7 जो मूल संविधान है हमारा, उसमें मूल अधिकार कितने हैं, 7 हैं, अभी 6 बचे हैं। और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि जो ये मूल अधिकार हैं इससे असंगत अगर कोई विधि बनती है तो वो शून्य हो जाएगी। यानी कि अगर जो विधि इन मूल अधिकारों का हनन कर रही है या उनका अल्पीकरण यानी कि उनको मतलब कम कर रही है और उनके अनुकूल नहीं है, तो वो विधि ही शून्य हो जाएगी, अपने आप ही विधि वो शून्य हो जाएगी, ऐसा जो है इन्होंने बोला। तो किसमें, अनुच्छेद 13 में बोला गया है, ये इससे संबंधित है कि विधि जो है अगर मूल अधिकारों से असंगत है कोई विधि, असंगत विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ऐसा जो है किसमें बोला गया है, अनुच्छेद 13 में बोला गया है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ ऑप्शन सी हो गया आपका। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 भारतीय संविधान में संशोधन, सूची 2 संशोधन के उद्देश्य के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन ए है क्या है, 53rd संशोधन, 61st संशोधन, 74th संशोधन या 79th संशोधन। और पहला क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा और राज्यसभा में राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाना। अगला है संविधान में नया अनुच्छेद 371 जी का जोड़ना। अगला है मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। और अगला है 3 तरह की पालिकाओं का गठन। तो अगर हम जो है 53rd की बात करें, जो है 53rd संशोधन, ये 1986 में जो 1986 का संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जोड़कर मिजोरम राज्य को राज्य जो है बनाया गया था। कौन सा, अनुच्छेद 371 जी जोड़ करके मिजोरम को क्या किया था, राज्य बनाया गया था। तो ये जो है ये 53rd जो है संशोधन इससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 61st संशोधन है, सबको पता होगा ये किससे संबंधित है। ये जो है इसमें वर्ष जो है ये मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और 74 संशोधन, ये भी बहुत इजी है, सबको पता है। इसमें 73rd में ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है, जबकि 74 संशोधन में जो
नगर पालिकाओं की बात की गई है, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और 79 संशोधन क्या कहता है? जो 79 संशोधन है तो वो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की एंग्लो इंडियंस के लोकसभा में और राज्यसभा में ये आरक्षण के 10 रोज बढ़ाने की बात करता है। तो ये हो जाएगा एक आपका पहला 2341 2341 आपका यहाँ पर भी सी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उसकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं। संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत एवं संबंधित राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से, या फिर संबंधित राज्यों की सहमति से संघीय सरकार के कार्यपालक आदेश द्वारा। तो अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन जो है किया जा सकता है और उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? संसद द्वारा जो है विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा। इसमें कोई भी विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती। साधारण बहुमत से इसको पारित करके ये जो है सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं और पुनर्गठन भी किया जा सकता है। ये बहुत ही साधारण बहुमत के द्वारा, बहुत ही सामान्य प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारतीय संविधान को 7वीं अनुसूची की सही व्याख्या करता है? तो जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की व्याख्या सही तरीके से कर रहा है? ऑप्शन ए है, इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं अंतर्विष्ट हैं। इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपलब्ध अंतर्विष्ट है। इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। यह संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन और परिलाभों से संबंधित है। तो जो है इसमें क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, सूचीबद्ध वितरण किया गया है। इसी के अंतर्गत जो है हमारी ये राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची और क्या है? अवशिष्ट सूची। ये सारी जो है सूचियाँ आती हैं। समवर्ती सूची पर दोनों विषय बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र ने भी उस पर कानून बना दिया, राज्य ने बना दिया, तो केंद्र के कानून को मान्यता दी जाएगी। और संघ सूची पर संघ बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, और अवशिष्ट सूची पर केंद्र को अधिकार प्राप्त है, केंद्र को अधिकार में ये रखी गई है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। अगला देखते हैं। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है किसी राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, या मंत्रिपरिषद को सिफारिश करने पर राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। जो राज्य विधानसभा के जो संबंधित राज्य विधानसभा है उसके द्वारा अगर संकल्प पारित कर दिया जाता है तो संसद इसको जो है इसका सृजन भी कर सकती है और इसको जो है समाप्त भी कर सकती है, दोनों चीज़ें कर सकती हैं। ये अनुच्छेद 169 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है। और इसका जो है इसका जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित मत और देने वाले मतों की संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। अगर इसका सृजन और या समाप्ति करनी है तो जो राज्यसभा है, संबंधित राज्यसभा है, तो वो संबंधित जो विधानसभा है, जो जिस राज्य से संबंधित ये केस है, तो उस संबंधित जो है क्या है विधानसभा से 2/3 बहुमत से जो है ये पास होना चाहिए। तो जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2/3 होनी चाहिए। और इसका जो है जो कुल सदस्य संख्या होती बहुमत द्वारा, इसका जो है एक बार जो संकल्प होता है वो नॉर्मल बहुमत से उसको किया जा सकता है। बट अगर इसको पारित करना है तो
जो उपस्थित और मत देने वाली संख्या रहती है, सदस्य संख्या, वो उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। देखते हैं अगला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 या अनुच्छेद 257? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत वो विधेयक को आरक्षित कर सकता है, किसके? राष्ट्रपति के विचार के लिए। अगला देखते हैं। भारत में संघ राज्य संबंधों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 विधायी विषयों में यदि किसी में अतिव्याप्ति हो तो संघीय विधान को प्रधानता दी गई है। जो 3 विधायी विषयों में यदि किसी में अतिव्याप्ति हो, अतिव्याप्ति मतलब ओवरलैपिंग हो, तो संघीय विधान को प्रधानता दी गई है। यहाँ पर मतलब ये निकल रहा है कि यदि एक विषय पर संघ और राज्य दोनों क्या कर देते हैं, कानून बना देते हैं एक ही सब्जेक्ट पर, तो क्या होगा कि किसको प्रधानता दी जाएगी, वही बात यहाँ हो रही है। तो संघीय विधान को प्रधानता दी गई है, ये कथन। और दूसरा क्या है, ये कथन सही है। समवर्ती क्षेत्र के किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य कानून में यदि प्रतिकूलता हो, जो संघ और राज्य कानून बना रहे हैं उसमें प्रतिकूलता हो, यानी कि वो एक ही जैसे हों देखने में, उनके जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर जो उद्देश्य हैं वो सब एक ही जैसे हों, और यदि राज्य द्वारा निर्मित कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित हो और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए तो संघ द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। क्योंकि अगर कोई राज्य और संघ ने किसी कानून पर किसी सब्जेक्ट पर राज्य और संघ ने दोनों ने कानून बना दिया है, तो उस पर क्या होगा कि यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिल जाती है और संघ, तब क्या होगा कि राज्य का कानून ही मान्य होगा। वो बाद में भले ही संघ उस पर कुछ हेर फेर करके फिर कभी बाद में कुछ कर ले, वो एक अलग बात है, क्योंकि संघ शक्तिशाली है हमारे यहाँ। लेकिन अभी फ़िलहाल में इस केस में राज्य, अगर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है तो राज्य का बनाया हुआ कानून ही लागू हो जाएगा, क्योंकि उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है। तब संघ का कानून नहीं लागू होगा। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का निहित होना कनाडा के पूर्वाधारण या प्रेसिडेंट का अनुसरण करता है और भारत सरकार अधिनियम 1935 का नहीं। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि कनाडा का ही अनुसरण किया गया है हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्ति को निहित करने में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पहला और तीसरा सही हो रहा है। पहला और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में 86वां संशोधन है। इसके द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में समुदाय अधिकार सम्मिलित किया गया, या शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण का क्षेत्र विस्तार किया गया है, या अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं को केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में लाया गया है। तो जो संविधान के 86वें संशोधन द्वारा किया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दी गई है। ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। इसमें क्या है 21 का इसके अंतर्गत क्या कर दिया, एक नया मूल अधिकार बना दिया गया है। इसके तहत क्या है 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के आयु की जितने भी बच्चे होंगे उनकी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी इस प्रावधान के तहत। और इससे पहले ये एक निःशुल्क शिक्षा ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल था। किसमें था? नीति निर्देशक जो हमारे तत्व हैं, नीति निर्देशक जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें शामिल था अनुच्छेद 45 के तहत। किसके तहत? 45 के तहत। अनुच्छेद 45 के तहत था कि जब भी राज्य के पास रिसोर्सेज होंगे तो जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य उनको
प्रोवाइड करेगा। तो ये पहले जो है नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन अभी ये क्या बन गया है, मूल अधिकार बन चुका है। मूल अधिकार बन चुका है किसके तहत, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन होगा, यहाँ पर कथन सही है। सर्वाधिकारी राज्य के संबंध में शासक की सत्ता के प्रति प्रश्नहीन आज्ञा पालन का प्रभुत्व रखता है, उन दशाओं को सत्याभूत करता है जिसमें व्यक्ति यथार्थता आत्मोपलब्धि कर सकता है, व्यक्ति के जीवन और कार्यकलापों प्रत्येक क्षेत्र को विनियमित करने का दावा करता है, नैसर्गिक जीव की भांति शुभ जीवन के संवर्धन हेतु अपना स्वयं का संकल्प धारण करता है। तो इसमें जो है सबसे सही जो है सर्वाधिकारी राज्य के संबंध में जो है यही होता है। सबसे सही ऑप्शन ये है कि व्यक्ति के जीवन और कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र को विनियमित करने का दावा करता है, जो है ये जो है सबसे सटीक आंसर यहाँ पर निकल कर के आ रहा है। क्योंकि जो सर्वाधिकारी राज्य हैं वो व्यक्ति के जीवन और कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र को जो है रेगुलेट करने का दावा करते हैं तथा उन्हें एक ही सांचे में ढालने की कोशिश की जाती है, और बंधा बंधाया जीवन जो होता है वही बिताने के लिए उनको जो है विवश कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है एब्सोल्यूट करेक्ट, यहाँ पर यही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। व्यक्ति की राज्य के प्रति अधीनस्था निम्नलिखित में से किस एक की अनिवार्य विशेषता है, समाजवादी सिद्धांत की, सामंती सिद्धांत की, रूढ़वादी सिद्धांत की या फांसीवादी सिद्धांत की। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन सेम है कि व्यक्ति की जो अधीनस्था है ये फांसीवादी सिद्धांत की एक अनिवार्य विशेषता है। देखते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फांसीवाद ने निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत को अस्वीकार किया है, जातीय या राष्ट्रीयता, नेता के प्रति आज्ञा पालन और व्यक्तिगत निष्ठा, ये सब तो इनकी विशेषता हैं, जय सम्यकता या अधिकार एवं स्वतंत्रताएं। तो इसी को इसने जो है क्या किया, अस्वीकार की बात हो रही, ठीक है। तो इसी को जो है अधिकार एवं स्वतंत्रताएं, इसी को जो है इसने अस्वीकार किया है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायोचित समाज में आर्थिक समानता ही एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि एक ही समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों को उपलब्ध करने की कहीं अधिक कठिन समस्या है। कौन सी व्यवस्था इस परिच्छेद को औचित्य ठहराती है, कौन सी समस्या ठहराती है? तो देख लेते हैं। पूंजीवादी या पूंजीवाद या फिर साम्यवाद या फिर फांसीवाद या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। क्योंकि जो एक उदारवादी विचारक के नाते लास्की जो क्या मानते हैं कि सामाजिक लोकतंत्री जो परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में उदारवादी तथा समाजवादी मूल्यों का समन्वय करना ये चाहते हैं लास्की, कि उदारवादी मतलब व्यक्ति की जो है व्यक्ति को स्वतंत्रता भी मिलती रहे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी बहुत ज़्यादा बाधित न किया जाए, और साथ में समाजवादी मूल्य यानी कि जो समाज के दबे कुचले दीनहीन वर्ग हैं उनके लिए राज्य जो है कल्याणकारी कार्य करता रहे, उनकी जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी करता रहे। दोनों का समन्वय करके करते हैं लास्की अपने जो है लोक कल्याणकारी राज्य में, जो कि इन्होंने दिया है, जिसके ये प्रवर्तक भी हैं। तो और जिसमें इस ऐसा करते हुए ये कहते हैं कि इस समाज में व्यक्ति को समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों के अतिरिक्त आर्थिक समानता भी मिलनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, समानता भी मिलनी चाहिए, और स्वतंत्रता, समानता और अलग से इन्होंने आर्थिक समानता की बात की है, ये सभी जो है मिलनी चाहिए, तभी समाज जो है न्यायपूर्ण होगा। ये जो है लास्की का कथन है, लास्की का मानना है। और लास्की क्या है, जो है लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक है लास्की, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं ये।
लास्ट के महोदय। तो आज अगेन हमने 35 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। और यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।